सिलेबस का पार्ट तो यही है। सबसे पहले पटवारी जो है उसके भर्ती की जो नियम है ये बनाता है रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, और बनाता है राजस्व मंडल अजमेर। और आप सभी को पता है कि इसकी भर्ती जो आजकल कौन करवाता है? अधीनस्थ बोर्ड, अधीनस्थ चयन बोर्ड जो जयपुर है वो उसके आजकल रिक्रूटमेंट करवाता है, भर्ती करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पटवारी जो है उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हम कह सकते हैं इसका नियुक्तिकर्ता जो है कौन होता है? इसका नियुक्तिकर्ता होता है जिला कलेक्टर, ये ध्यान रखना। पटवारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रेवेन्यू बोर्ड का काम केवल इतना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का लोड कर दिए, और जिसको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो कलेक्टर को ज्वाइनिंग देगा। तो कलेक्टर फिर उनको पटवार सर्किल जो है वो लोड करते हैं, कौन व्यक्ति कौन पटवारी कौन से पटवार सर्किल में जाकर बैठेगा। तो इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो कौन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। उसके अलावा अगर हम इसके ट्रांसफर की बात करें, अगर हम इसके स्थानांतरण की बात करें, हाँ, कौन करे? आप? नहीं नहीं, अलग अलग है। जिले में अगर करना हो तो करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, जैसे मान लो कोई तहसील है, एक तहसील दूसरी तहसील में भेज दिया, तो ये तहसील तहसील चेंज करने का विद इन डिस्ट्रिक्ट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। संभाग में अगर मान लो कहीं पर चेंज करना हो, या संभाग में किसी जिले में भेजना हो, तो वो कौन करेगा? डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त। जैसे मान लो आज की तारीख में संभाग की बात अगर हम करें, तो जयपुर जिले का पटवारी जो है उसका जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। किसके द्वारा? संभागायुक्त के द्वारा, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा। विद इन डिस्ट्रिक्ट चेंज कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। उसके अलावा पूरे राज्य में, अगर हम पूरे राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो ट्रांसफर करने का काम किसका है? राजस्व मंडल अजमेर का। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर जो है पूरे राज्य में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। पहले नहीं करता था पर आजकल करने लग गया। तो ये जो है किसको लेकर है? ट्रांसफर्स को लेकर है। किसको लेकर है? ट्रांसफर्स को लेकर। और इनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ स्कूल बनी हुई है जिनको बोलते हैं पीटीएस। क्या बोलते हैं इनको? पीटीएस। इनको बोलते हैं पटवार ट्रेनिंग स्कूल, पटवार प्रशिक्षण विद्यालय या पटवार प्रशिक्षण केंद्र होते हैं। और पीटीएस जो राजस्थान के अंदर कई जगह है, जैसे कोटा में है, जैसे गजसिंहपुरा गंगानगर है, जैसे जोधपुर है, जैसे उदयपुर है, जैसे अलवर है। यहाँ पर परमानेंट जो है पीटीएस बने हुए हैं। और इनका प्रिंसिपल जो होता है तहसीलदार। पीटीएस का जो प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य, वो भी कौन होता है? तहसीलदार होता है। ये भी एक पोस्ट है तहसीलदार की। तो तहसीलदार को पटवार ट्रेनिंग स्कूल का प्रिंसिपल बनाते हैं, प्रधानाचार्य बनाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बने हुए? पीटीएस, जहाँ पर पटवारियों की समस्याओं पर क्या होती है? ट्रेनिंग। और अगर मान लो संख्या में ज़्यादा हो तो फिर सरकार टेम्परेरी पीटीएस बनाती है। टेम्परेरी पीटीएस का मतलब जब तक ट्रेनिंग हो रही तब तक पीटीएस बनाएंगे, और कोई बिल्डिंग किराए पर ले लेंगे, उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में बिल्डिंग को छोड़ देंगे। और कुछ जो है परमानेंट हमने स्ट्रक्चर बना रखे हैं जिसको हम पीटीएस कहते हैं, जो गंगानगर में भी है, कोटा में भी है, अलवर में भी है, आपके जो है जोधपुर में भी है। कहाँ पर है? जोधपुर। और पटवारी जो है उसके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। जैसे पटवारी को राजस्थान में तो पटवारी कहते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उसको कहते हैं लेखपाल। क्या कहते हैं? लेखपाल। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो उसको कहते हैं कर्नन। कर्नल नहीं, कर्नन। और तमिलनाडु में कहते हैं इसको तलेटी। क्या कहते हैं? तलेटी। तो ये नाम याद रखना। देखो, राजस्थान में तो कहते हैं इसको पटवारी, अजय तो बताने की जरूरत है नहीं। बताऊँ क्या? यूपी में कहते हैं इसको लेखपाल, और महाराष्ट्र में इसको कहते हैं कर्नन। क्या कहते हैं इसको? कर्नन। और तमिलनाडु में इसको कहते हैं, तमिलनाडु में इसको कहते हैं तलेटी। तलेटी। तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर भी इसका नाम पटवारी से बदल कर लेखपाल करने की रिकमेंडेशन एक कमेटी ने की थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने बदला। राजस्थान में तो आज भी इसका नाम क्या है? पटवारी। और वैसे कहते हैं कि ऊपर करतार, नीचे पटवार। ये ऊपर अगर वो शक्तिशाली है तो भगवान है, और नीचे जमीन पर धरती पर कोई अगर शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो कौन है? पटवारी। ये भी लिख लिया क्या? इतनी बात समझ गए कि सभी लोग? ये तो है जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज है, ये तो सामान्य सेवा शर्तें हैं। उसके बाद वही है कि पटवारी का हम कह सकते हैं
राजस्व ग्राम के अंदर, रेवेन्यू विलेज के अंदर क्या रोल है? हम इसके अगर कार्य भूमिका देखें तो सबसे पहला काम तो वही है, जहाँ ऊपर से पढ़ते हो ना, राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू कलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही है, रेवेन्यू कलेक्शन करना। इसमें अब यहाँ पर चेंज होगा, ये दोनों ऐसे नहीं कि अब वापस वही कर देगा रेवेन्यू कलेक्शन। अब इसमें दो तीन चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। कि जब भी पटवारी रेवेन्यू कलेक्शन करेगा उसमें तीन शर्तें हैं, तीन कंडीशन है। कि सबसे पहले तो जब रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा उसी सर्टेन रेट पर किया जाएगा जो गवर्नमेंट डिसाइड किए, उसी निश्चित दर पर राजस्व संग्रहण किया जाएगा जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। और दूसरा, जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो सर्टेन टाइम पीरियड में होगा। ऐसा नहीं कि वो पूरे साल भर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करे। जैसे सरकार ने कह दिया कि भाई आपको जो है 1 अप्रैल से 30 जून तक करना है रेवेन्यू कलेक्शन, तो उसी सर्टेन टाइम पीरियड में रेवेन्यू कलेक्शन पटवारी के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा, कलेक्टेड रेवेन्यू शुड बी डिपॉजिटेड इन सब ट्रेजरी, कि जो संग्रहित राजस्व है उसको तत्काल प्रभाव से पटवारी द्वारा जमा करवाया जाए। कहाँ पर? उसी उपराज कोष में, जिसके अधिकारी के रूप में कौन काम करता है? तहसीलदार। उसी सब ट्रेजरी में ले जाकर उस पूरे लैंड रेवेन्यू को जमा करवा देगा। तो सर्टेन रेट, सर्टेन टाइम पीरियड और सब ट्रेजरी, तीन शर्तें इसमें, किसमें? रेवेन्यू कलेक्शन में। जबकि अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि केवल क्या करता है, राजस्व संग्रहण करवाता है, करवाता है, करता कौन है? पटवारी। और बेसिकली यहाँ पर हम राजस्व के साथ में जोड़ेंगे भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन है? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। उसमें तीन शर्तें, सबसे पहले मैंने कहा निश्चित दर, दूसरा मैंने कहा है निश्चित समयावधि, सर्टेन टाइम पीरियड, और तीसरा जो है वो है उपराजकोष, सब ट्रेजरी, उप राजकोष। ये तीन हम कह सकते हैं इसके अंदर कंडीशन है, तीन जो है इसके अंदर शर्तें। पहली बात, पहला कार्य। दूसरा जो उसका काम है वो वही है, भू अभिलेखों का प्रबंधन, भू अभिलेखों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। और इसमें लैंड रिकॉर्ड वही है, इसमें मुझे वही बताना पड़ेगा। इसमें यहाँ से हम फुलझड़ी निकालेंगे, और एक तो जमाबंदी है, एक है भू नक्शा, एक वो जो म्यूटेशन रजिस्टर की बात कर रहे थे ना, वो म्यूटेशन रजिस्टर इसी के पास रहता है, इसके पास होता है, पटवारी के पास। तो इसको बोलते हैं नामांतरकरण पंजिका। क्या बोलते हैं इसको? नामांतरकरण पंजिका। और उसके साथ में एक रजिस्टर होता है इसके पास, जिसके अंदर बेसिकली जो कोर्ट है उसकी डिग्री होती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लैंड रेवेन्यू केसेस जो हैं वो या तो सिविल कोर्ट में चल रहे हैं या रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं। भाई काश्तकारों के बीच में, किसानों के बीच में जो विवाद हैं वो या तो चल रहे हैं राजस्व न्यायालयों में, और या फिर चल रहे हैं न्यायालय के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर। इनके द्वारा दिए गए जो आदेश है, इनके द्वारा जारी की गई जो डिग्री है, निर्णय जो है इनके, उनको लेकर भी एक रजिस्टर मेंटेन करता है। इसको बोलते हैं वैसे तो बोलते हैं उसको केसेस रजिस्टर बोलते हैं। अब केस को क्या बोलेंगे? वाद पंजिका। इसमें बेसिकली न्यायालय के निर्णय होते हैं, डिसीजन और डिक्रीज ऑफ कोर्ट होते हैं न्यायालय के निर्णय। न्यायालय कोई हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो चाहे सिविल कोर्ट हो, इनके जो डिसीजन है उसको मेंटेन करने के लिए भी एक रजिस्टर रखता है। जैसे मान लो कोई जमीन है, वो जमीन के ऊपर स्टे आ गया। स्टे का मतलब है कि जमीन आज जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगी, उसको ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अब वो जो केस का जो डिसीजन आया है उसको पटवारी को मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ पर? उस रजिस्टर के अंदर। और रजिस्टर में तो मेंटेन करेगा, मेंटेन करने के साथ साथ जो जमाबंदी मैंने बताई है उसके अंदर एक नोट वो लगाएगा। देखा क्या आप लोगों ने? जो जमाबंदी बताई थी ना मैंने कल, वो डॉक्यूमेंट। नेट थोड़ी आ रहा है, नेट आ रहा है क्या? ये देखो, ये जमाबंदी है। अभी दिख नहीं, ये देखो ये। अब ये कैसे कैसे हो जाएगी? ओहो, ये देखो ये है। अब इसके अंदर देखो ये, अब इसमें तो खाता संख्या वगैरह हटा दिए, दे नहीं रखे इसने, जबकि इसमें सब कुछ लिखा होता है। भूमि धारक का नाम क्या है, क्षेत्रफल कितना है, खाता संख्या क्या है, पुराना खाता क्या था।
तहसील कहाँ का है, जमाबंदी किस किस के नाम जमीन है, किसका कितना हिस्सा है, ये सारी चीज़ इसमें लिखी होती है। किसके अंदर? जमाबंदी। पता नहीं कैसे हटा दिया यहाँ से। दूसरे देखूँ कोई? दूसरा तो कुछ नहीं है ना। अपना खाता से नहीं निकलेगी। ये देखो। कर दिया जाए इधर आकर। ये बेसिकली जमाबंदी होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये खेत है, ये खेत नंबर लिखे हो, खाता संख्या। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो उस खेत के ऊपर स्टे आ गया कोर्ट का कि भाई इसको कोई पार्टी बेचेगी नहीं जब तक कि ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका समाधान नहीं हो। जैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उस जमाबंदी में नीचे यहाँ पर लिखा जाता है ये उस खाता संख्या पर इस कोर्ट का स्टे है, स्थगन है। अब उसको बेच नहीं सकता हो, कि जब आप बेचेंगे तो आपको जमाबंदी जो उसके साथ लगानी पड़ेगी। तो जमाबंदी साथ लगाओगे तो वो साफ साफ पता लग जाएगा। क्या हो गया है? बस। नहीं, सही बात है। तो पिक्चर चल रही है ना। ये भी सही है। वो आगे बैठे उनको कहता है कि साइड में हो जाए, साइड में हो, देखने दे मैं भी जमाबंदी। इतनी बात समझ गए कि तो ये जो यहाँ जो नोट लगाते हैं ना, वो नोट को यहाँ तो लगाते हैं, उसके साथ साथ ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में इस नोट को मेंटेन करते हैं। इस रजिस्टर में इस नोट को मेंटेन करते हैं। तो ये एक गांव या एक पटवार हल्के में, एक पटवार सर्कल में जितने भी गांव हैं, उनका लैंड रिकॉर्ड जो उसके मेंटेनेंस का काम, उसके मैनेजमेंट का काम किसका होगा? पटवारी का। वैसे मान कर चलो कि एक गांव जो है वो एक पटवार सर्कल होता है, पर सामान्यतः कई बार क्या होता है कि छोटे गांव हैं तो दो गांवों को मिलाकर भी एक रेवेन्यू विलेज बनाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये जो गांवों के जो लैंड रिकॉर्ड है, उसके मैनेजमेंट का काम, उसके मेंटेनेंस का काम किसका है? किसका है? पटवारी का। किसका है? पटवारी का। कल मैं ऐसे मैच देख रहा था, उसके अंदर कमेंट्री सुन रहा था। मैच तो और ही कोई था, दो देशों के बीच में था, आईपीएल नहीं था। तो अब मैं सोच रहा था अंग्रेज जो है कितनी गंदी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं? हाँ। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। मतलब वैसे मैं तो कुछ पूछूंगा, ये सेंटेंस सही है क्या? जो बैट्समैन शॉट मारता है, या मान लो उसने बॉल को हिट कर दिया, तो उसको डिलीशियस शॉट कह सकते हैं क्या? हैं? वो कह रहा है इस बार डिलीशियस शॉट। अरे डिलीशियस तो स्वादिष्ट नहीं होता क्या डिलीशियस? मतलब कुछ भी। तो मैं तो ये देखा कि वो अंग्रेज जो हमसे भी बुरी इंग्लिश बोलते हैं। और वैसे तो है ही भाई। आप देखो कॉल सेंटर्स के अंदर आपको ज़्यादातर जगह पर कौन मिलेंगे? इंडियंस मिलेंगे। तो इंग्लिश जितनी इंडियंस की अच्छी होती है उतनी और किसी देश वालों की नहीं होती है। और फ्लुएंसी भी अच्छी होती है। मेरी तरफ मत देख, मेरी नहीं है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। तो ये दो काम तो पटवारी की इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, वो है राहत कार्यों में भूमिका। कौन से कार्य में भूमिका है? राहत कार्य में भूमिका है, रोल इन रिलीफ वर्क। अब आपने जो भूकंप, चक्रवात, सुनामी पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था कि मुआवजा देता है कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कंपनसेशन देता है, वो देता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ पटवारी। पटवारी की रिपोर्ट पर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जैसे राहत कार्यों का मतलब क्या है? जैसे जो डिजास्टर आते हैं, जैसे मान लो चक्रवात है, जैसे मान लो अग्निकांड है ज्वालामुखी। ये भाई पृथ्वी को तहस नहस करेगा ये शुरू से लगा हुआ है ज्वालामुखी लाने के लिए। चक्रवात हो चाहे अग्निकांड हो, बाढ़ है, इनमें होने वाला नुकसान जो है, उसका आकलन करने का जो काम है, वो किसका है? पटवारी का। तो पहले तो एस्टिमेट कर लगाएगा, एस्टिमेशन करेगा। और दूसरा, एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदा के दौरान हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करना। और इसकी रिपोर्ट जो सबमिट करता है किसके पास? तहसीलदार के पास। तो सबमिट द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉस टू तहसीलदार। और तहसीलदार उस रिपोर्ट को भेज देता है किसके पास? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास सीएम रिलीफ फंड है, मुख्यमंत्री सहायता कोष है। वहाँ से सामान्यतया कलेक्टर के द्वारा उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ, उनको इकोनॉमिक रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। तो उसका ये काम जो है कौन सा है? राहत कार्य। तो हम ये देख सकते हैं कि राहत कार्य जो होते हैं, रिलीफ वर्क जो होता है ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदा के दौरान, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल किसका है?
पटवारी का है। जिसका इंपॉर्टेंट रोल पटवारी का है। उसके बाद आप देखेंगे विकास कार्यों में भूमिका। कौन से कार्यों में भूमिका है? विकास कार्यों में भूमिका। बस वही है। तो आप खुद देखो कि डेवलपमेंट एडमिशन में क्या रोल होगा, विकास कार्यों में क्या भूमिका हो सकती है तहसीलदार पटवारी की? भूमि उपलब्ध करवाना नहीं है। राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लैंड साइज है, कि आपके पास जमीन कितनी है। जैसे एनएफएसए में आपको नाम जुड़ाना तो आपकी जमीन देखते हैं कि आपकी नाम जमीन कितनी है। तब आपकी जमीन बताएगा कौन? एडब्ल्यूएस के अंदर जमीन कौन बताएगा? पटवारी। कौन बताता है? पटवारी। पटवारी रिपोर्ट बनाकर भेजेगा तहसीलदार को, और तहसीलदार पटवारी की बनाएगी रिपोर्ट के आधार पर काम करता है। रिपोर्ट के आधार पर काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकास योजनाओं में या विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज इन वेरियस स्कीम्स। ये जो बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इनके अंदर बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करने का जो काम है, उसके अंदर मेजर रोल किसका है? पटवारी का भी है। इसका है पटवारी का। समझ में आ गई कि मेरी बात? ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो भी कास्ट होती है वो पटवारी जमाबंदी में देख कर लिखता है। तो जमाबंदी में बेसिकली क्या लिखी होती है? कास्ट। जो टीनियंट होगा, जो कास्ट का होगा, उसकी कास्ट होगी। जैसे मान लो आपको ईडब्ल्यूएस बनाना है, तो आपके फादर की कास्ट, आपकी जमीन जो उसकी जमाबंदी में लिखी होगी, और जमाबंदी की रिपोर्ट के आधार पर वो भेज देगा तहसीलदार के ऊपर रिपोर्ट, किस व्यक्ति की जाति ये। तो विकास कार्यों में डेवलपमेंट जो स्कीम है उनके अंदर भी, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी पटवारी का इंपॉर्टेंट रोल है। पटवारी क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। अरे लग नहीं रहा क्या? लिखो इनको एक बार, तुम पकड़ गए सारे के सारे। लिखो इनको। सबसे पहले लिख लो पटवारी में, लिख लो भर्ती के नियम, लिख लो रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिख लो हैं। अन्य नाम तो बाद में लास्ट में लिखवा देंगे ना। सबसे पहले लिख लो, अन्य नाम पहले लिखने, लास्ट में लिखना। पहले लिख लो भर्ती के नियम, हाँ। रिक्रूट रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिख लो। उसमें लिख लो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, भाई रेवेन्यू बोर्ड अजमेर लिख लो, भाई रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। और भर्ती लिख लो, रिक्रूटमेंट लिख लो, भाई सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड लिख लो। भर्ती लिख लो अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, भाई सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। भर्ती नियम तो लिख ली राजस्व मंडल अजमेर, उसके बाद लिख लो भर्ती। रिक्रूटमेंट कौन करवाता है, एग्जाम कौन करवाता है? अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर, अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर लिख लो। उसके बाद लिख लो अपॉइंटिंग अथॉरिटी लिख लो, नियुक्तिकर्ता। भर्ती लिख लो, रिक्रूटमेंट के आगे लिख लो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन लिख लो, या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जयपुर लिख लो, अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर। लिख लिया सभी लोगों ने? उसके बाद लिख लो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हिंदी में लिख लो नियुक्तिकर्ता। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के आगे लिख लो, नियुक्तिकर्ता के आगे लिख लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के आगे लिख लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। लिख लिया सर आपने? जिला कलेक्टर। उसके बाद लिख लो ट्रांसफर से लिख लो स्थानांतरण लिख लो, स्थानांतरण। ट्रांसफर से लिख लो स्थानांतरण में सबसे पहले लिख लो विद इन डिस्ट्रिक्ट लिख लो, जिले में। जिले में लिख लो बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर द्वारा। हाँ जोड़ सकते हैं सर, तो जिला कलेक्टर द्वारा, वो तो मैंने नियंत्रण लिखवाई दिया ना, जिला कलेक्टर द्वारा। उसके बाद इन विद इन डिस्ट्रिक्ट में तो लिख लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, विद इन डिस्ट्रिक्ट बराबर लिख लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिले में बराबर लिख लो जिला कलेक्टर द्वारा। दूसरा लिख लो संभाग में संभाग आयुक्त द्वारा। विद इन डिवीजन लिख लो विद इन डिवीजन बाय डिविजनल कमिश्नर, संभाग में संभागीय आयुक्त द्वारा। और इन होल स्टेट लिख लो संपूर्ण राज्य में
बाई रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। संपूर्ण राज्य में लिख लो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक है। उसके बाद लिख लो प्रशिक्षण, लिख लो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लिख लो, प्रशिक्षण लिख लो, और प्रशिक्षण के आगे लिख लो पटवार प्रशिक्षण केंद्र। इंग्लिश में लिख लो पटवार ट्रेनिंग स्कूल। पटवार ट्रेनिंग स्कूल लिख लो, पटवार प्रशिक्षण केंद्र। इसके आगे लिख लो कोटा जोधपुर। पटवार प्रशिक्षण केंद्र के आगे लिख लो कोटा जोधपुर श्री गंगानगर अलवर। श्री गंगानगर में तो गत सिंह पुरा, जिले के नाम लिख लो सीधे। कोटा जोधपुर उदयपुर श्री गंगानगर अलवर। कोटा गंगानगर जोधपुर उदयपुर अलवर। लिख लिया? उसके बाद लिख लो पटवारी के अन्य नाम, अदर नेम्स ऑफ पटवारी लिख लो। राजस्थान में पहले इसको कहते थे लंबरदार। लंबरदार क्या कहते थे? लंबरदार। लंबरदार। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल दिया गया। आगे लिख लो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लिख लो लेखपाल। उत्तर प्रदेश में लिख लो लेखपाल। लेखपाल लिख लिया क्या? उसके बाद लिख लो महाराष्ट्र में कर्नन, KARNAN। महाराष्ट्र में लिख लो KARNAN कर्नन। कर्नल मत कर देना, कर्नन। कहाँ पर? महाराष्ट्र। उसके बाद लिख लो तलेटी। वो तलेटी के आगे लिख लो तमिलनाडु। TALETTI तलेटी। तलेटी के आगे लिख लो तमिलनाडु। क्या लिखेंगे? तमिलनाडु। उसके बाद लिख लो पटवारी के कार्य व भूमिका। रोल एंड फंक्शंस ऑफ पटवारी लिख लो। पटवारी के कार्य व भूमिका लिख लो। पटवारी के कार्य व भूमिका। इसमें लिख लो सबसे पहले भू राजस्व संग्रहण। पटवारी के कार्य भूमिका में सबसे पहले लिख लो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। भू राजस्व संग्रहण लिख लो। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इसमें लिख लो देर आर थ्री कंडीशंस। देर आर थ्री कंडीशंस फॉर पटवारी इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन लिख लो। देर आर थ्री कंडीशंस फॉर पटवारी इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। हिंदी में लिख लो भू राजस्व संग्रहण में। भू राजस्व संग्रहण में। बंद करो, पंखा बंद कर दो भाई। इधर कहाँ चल रहा है पंखा? उधर से? यहीं चल रहा है क्या, या वहां से? हाँ वेरी गुड। अंधेरा कायम रहे। हाँ उधर पीछे हो गए ना बंदे, ठीक है। लाइट चलवाएं? लाइट चलाने के बाद लाइट बंद कर दिया अपने इधर वाली, इनको दिख नहीं रहा। हाँ हाँ वेरी गुड। दिख रहा है क्या? चलो लिखो। हाँ लिख लो आगे। लिख लो भू राजस्व संग्रहण में पटवारी हेतु तीन शर्तें होती है। भू राजस्व संग्रहण में पटवारी हेतु तीन शर्तें होती है। पहले लिख लो। पहली शर्त लिख लो भू राजस्व संग्रहण निश्चित दर पर किया जाना चाहिए। भू राजस्व संग्रहण उस निश्चित दर पर, ऐसे लिख लो।
भू राजस्व संग्रहण उस निश्चित दर पर किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। भू राजस्व संग्रहण उस निश्चित दर पर किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। वहां भी इतने बड़े लिखोगे। भू राजस्व संग्रहण उस निश्चित दर पर किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई। इंग्लिश में लिख लो, लैंड रेवेन्यू शुड बी कलेक्टेड ऑन सर्टेन रेट। Land revenue should be collected on certain rate which is determined or fixed by land revenue should be collected on certain rate which is determined or fixed by state government। determined or fixed by state government पहले लिख लिया। दूसरा लिख लो, भू राजस्व संग्रहण निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए। भू राजस्व संग्रहण निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए। Land revenue also should be collected। Land revenue also should be collected in stipulated time लिख लो। Land revenue also should be collected in stipulated time which is determined or fixed by state government। determined or fixed by government लिख लो। हिंदी वालों ने लिखा है, भू राजस्व संग्रहण निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई। वापस एज इट इज लिख दो, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। लिख लिया सभी ने। तीसरा लिख लो, संग्रहित राजस्व को उप राजकोष में जमा कर संग्रहित राजस्व को उप राजकोष में जमा करवाया जाना चाहिए। collected revenue should be deposited in सब ट्रेजरी। संग्रहित राजस्व को उप राजकोष में जमा करवाया जाना चाहिए। collected revenue should be deposited in सब ट्रेजरी। इतना सभी लोगों ने लिख लिए। उसके बाद लिख लो पहला कार्य हो गया। दूसरा काम लिखो, भू अभिलेखों का प्रबंधन। मैनेजमेंट और लैंड रिकॉर्ड लिख लो। भू अभिलेखों का प्रबंधन लिख लो, मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड लिख लो। अच्छी राइटिंग है आपकी, वेरी गुड। मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड आगे लिख लो, भू अभिलेखों का प्रबंधन लिख लो। का प्रबंधन इसमें सीधा लिख लो, पटवारी राजस्व गांव के पटवारी also maintain or manage पटवारी also manage or maintain the land record of revenue villages पटवारी संबंधित राजस्व गांव के भू अभिलेखों क्या संबंधित राजस्व गांवों के भू अभिलेखों का संधारण करता है। इसमें लिख लो जैसे संधारण करता है। पहले लिख लो जैसे जमाबंदी। लिख लो जमाबंदी। दूसरा लिख लो भूनक्शा। जमाबंदी को जमाबंदी लिखेंगे इंग्लिश वाले, JAMABENDI जमाबंदी। दूसरा भूनक्शा लिख लो, लैंड मैप्स कहते हैं वैसे इसको। तीसरा लिख लो
म्यूटेशन रजिस्टर, नामांतरण पंजिका। म्यूटेशन रजिस्टर लिख लो, नामांतरण पंजिका लिख लो। नामांतरण पंजिका, म्यूटेशन रजिस्टर। उसके बाद लिख लो रजिस्टर ऑफ कोर्स डिक्रीज, ऐसे लिख लो। न्यायिक निर्णयों न्यायिक निर्णयों या न्यायालय के निर्णयों से संबंधित पंजिका। न्यायालय के निर्णयों से संबंधित पंजिका लिख लो। रजिस्टर ऑफ कोर्ट्स डिक्रीज लिख लो या डिसीजंस लिख लो। न्यायिक निर्णय या न्यायालय के निर्णयों से संबंधित पंजिका। इतना सभी लोगों ने लिख लिया क्या? उसके बाद लिख लो रोल इन रिलीफ वर्क, राहत कार्य में भूमिका। उसके बाद लिख लो राहत कार्य में भूमिका, रोल इन रिलीफ वर्क, राहत कार्य में भूमिका लिख लिया क्या? इसमें लिख लो राहत कार्य में सबसे पहले लिख लो ब्रैकेट में बाढ़, चक्रवात, अग्निकांड। बाढ़, चक्रवात, अग्निकांड, सूखा, फ्लड, ड्रॉट, फेमिन, फ्लड, ड्रॉट, फेमिन, साइक्लोन, फायर, और एक इम्पोर्टेंट और है सुनामी। टिड्डी दल आक्रमण लिख लिए क्या? लोकस अटैक, लोकस्ट अटैक लिख लो, टिड्डी दल आक्रमण। ये भी लिखना पड़ेगा, टिड्डी दल आक्रमण। लोकस अटैक लिख लो, टिड्डी दल आक्रमण लिख लो। तो इसमें लिख लो सबसे पहले 1 नंबर पर लिख लो उपरोक्त आपदा के दौरान, उपरोक्त आपदा के दौरान या उपयुक्त आपदा के दौरान हुए नुकसान का आकलन करना। एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस, एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस, एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस ड्यूरिंग डिजास्टर लिख लो, ड्यूरिंग डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर लिख लिया सभी लोगों ने इतना? ठीक है। उसके बाद लिखो लिख लो टू प्रेजेंट टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉस टू तहसीलदार, टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉस टू तहसीलदार। हिंदी में लिख लो आर्थिक नुकसान का प्रतिवेदन या आर्थिक नुकसान की रिपोर्ट, आर्थिक नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करना। टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक लॉस टू तहसीलदार, आर्थिक नुकसान की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करना। तहसीलदार को प्रस्तुत करना लिख लिया सभी लोगों ने? ठीक है। उसके बाद लिख लो 4 नंबर पर लिख लो रोल इन डेवलपमेंट वर्क, लिख लो विकास कार्य में भूमिका, विकास कार्य में भूमिका लिख लो, रोल इन डेवलपमेंट वर्क, विकास कार्य में भूमिका लिख लिया। इसमें सीधी एक लाइन लिख लो पटवारी है सिग्निफिकेंट रोल, पटवारी है सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, पटवारी है सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लिख लो या इन वेरियस गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। पटवारी है सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज इन वेरियस गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हिंदी में लिख लो विभिन्न विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों में
विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों में पटवारी का पटवारी की ऐसे लिख लो, पटवारी की लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका है। पटवारी की लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका है। वापस बोल रहा हूँ, विभिन्न सरकारी विकास कार्यक्रमों में पटवारी की लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे लिख लो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लिख लो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, खाद्य सुरक्षा कानून 2013। और लिख लो प्रधानमंत्री आवास योजना, PAY। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, दूसरा लिख लो प्रधानमंत्री आवास योजना, PAY। और लास्ट में एक को लिख लो सांख्यिकी कार्य, स्टैटिस्टिकल वर्क लिख लो, सांख्यिकी कार्य। इसी में लिखना। अगला कितने हो गए? 4 हो गए ना। पांचवा कार्य सांख्यिकी कार्य। इसमें मैं बता नहीं रहा कुछ, वैसे बता रहा हूँ सीधे ही। सांख्यिकी कार्य का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट है जिनको बनाने से पहले आपको पटवारी से रिपोर्ट करानी पड़ती है। जैसे मैंने कहा EWS सर्टिफिकेट है, आकाश में चाहिए होती है, हर जगह रिपोर्ट चाहिए वो किसकी? पटवारी की। तो इसमें लिख लो सांख्यिकी कार्य में पटवारी ऑल्सो हैव रोल, या पटवारी ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंट रोल, पटवारी ऑल्सो हैव वेरियस, क्या लिखा है? पटवारी ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस सर्टिफिकेशन, हिंदी में लिख लो विभिन्न प्रमाण पत्रों में। सांख्यिकी कार्य में लिख लो विभिन्न प्रमाण पत्रों में पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे लिख लो, जैसे में सबसे पहले लिख लो जाति प्रमाण पत्र, जैसे लिख लो, क्या लिखा पहले? जाति प्रमाण पत्र। दूसरा लिख लो EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद लिख लो EWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, EWS प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र लिख लिया सभी लोगों ने? और लिख लो आय प्रमाण पत्र, लिख लो। हैसियत प्रमाण पत्र लिख लो, इनकम सर्टिफिकेट, सोलवेंस सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र के बाद लिख लो हैसियत प्रमाण पत्र। इतना लिख लिया सभी लोगों ने? अन्य कार्य लिखकर छोड़ दो, एक अन्य कार्य लिख दो और छोड़ दो। अन्य कार्य में हमने बहुत सारे कार्य देखे रेवेन्यू विभाग, जैसे तकासमा, या मैं कह दूं सबसे पहले सीमा ज्ञान कौन करवाता है? हैं? तहसीलदार आदेश देगा, पटवारी करवाएगा। तकासमा बंटवारा कौन करता है? संबंधित पटवारी और गिरदावर। पत्थरगड्डी कौन करवाता है? RSDM तो आदेश देगा केवल, करवाने का काम किसका है? पटवारी और RI का। पटवारी और जो राजस्व निरीक्षक है वो जाकर पत्थरगड्डी करवाते हैं। उसके अलावा तहसीलदार जो निर्वाचन कार्य करता है, जो इलेक्शन वर्क है, उस निर्वाचन कार्य में पटवारी जो है क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करना। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि एक पटवारी का इंपॉर्टेंट जो काम है वो है तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना। नामांतरण पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम?
तो ये नामांतरण बेसिकली भरकर और प्रस्तुत कौन करता है? पटवारी। ये भी काम है। ये कौन सा काम है? अन्य कार्य। सबसे पहले कौन सा है? दूसरा। तीसरा। ये दोनों करवाना तहसीलदार की जिम्मेदारी, लेकिन करवाता कौन है? पटवारी। पत्थरगढ़ी के आदेश एसडीओ करेगा, करवाए कौन? पटवारी और आरआई। कौन से कार्यों के अंदर तहसीलदार को असिस्ट करता है? निर्वाचन कार्य में। और उसके साथ साथ तहसीलदार जो है वो क्या प्रस्तुत करता है? तहसीलदार को क्या प्रस्तुत करेगा? नामांतरण, म्यूटेशन खुद भरेगा, आरआई से भरवाएगा और फिर प्रस्तुत करेगा किसके सामने? तहसीलदार के सामने। टू प्रेजेंट म्यूटेशन टू तहसीलदार। तहसीलदार के सामने नामांतरण प्रस्तुत करना भी पटवारी का एक इम्पोर्टेंट काम। इतनी बात समझ गए सभी लोग? देखो इसको अन्य कार्य में लिख लो। सबसे पहले लिख लो सीमा ज्ञान, तकास्मा। इंग्लिश वाले सीधी एच इट इज लिख लो, सीमा ज्ञान, SEEMAGYAN, सीमा ज्ञान। उसके बाद लिख लो तकास्मा। सीमा ज्ञान के बाद लिख लो तकास्मा। तकास्मा के बाद लिख लो पत्थरगढ़ी। पत्थरगढ़ी। पत्थरगढ़ी के बाद लिख लो निर्वाचन कार्यों में तहसीलदार को सहायता प्रदान करना। तो असिस्ट तहसीलदार इन इलेक्शन वर्क लिख लो। निर्वाचन कार्यों में तहसीलदार को सहायता प्रदान करना। तहसीलदार को सहायता प्रदान करना। लास्ट में लिख लो तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना। तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना लिख लो। टू प्रेजेंट म्यूटेशन टू तहसीलदार लिख लो। टू प्रेजेंट म्यूटेशन टू तहसीलदार। तहसीलदार को नामांतरण प्रस्तुत करना। लिख लिया सभी लोगों ने? इतना लिख लिया क्या सभी लोगों ने? पेज चेंज कर दो। आगे लिख लो जिला पुलिस अधीक्षक।